वेबिनार अखिल पर्यावरणीय चेतना विविधायाम कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य प्रोफेसर सत्यप्रकाश शर्मा सर एवं नमाभिलंघन कार्यक्रम के नोडल डॉक्टर मुकेश आचार्य एवं महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक एवं कर्मचारी बंधु और ऑनलाइन प्रतिभाग कर रहे हमारे प्रतिभागीगण, आप सभी को मैं इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही साथ पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। और ऐसा उम्मीद करते हैं कि हम लोग आज के इस वेबिनार से केवल बौद्धिक स्तर पर नहीं बल्कि कार्य स्तर पर और भावनाओं के स्तर पर हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रण उठाएंगे। जहाँ तक आज मैं बात जिस थीम पे करना चाहता हूँ, इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी पे, जब हम आज देखते हैं कि पूरी दुनिया में पर्यावरणीय संकट, संवेदनशीलता, जागरूकता जैसे जो पहलू हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है हम देखते हैं कि लोकल लेवल से लेकर ग्लोबल लेवल तक विश्व के सभी देश इस पर बहस कर रहे हैं और बातचीत करके एक आपसी सहमति से कोई ना कोई एक रास्ता निकालना चाहते हैं, जिससे हम, जैसा कि मैडम ने भी चर्चा किया कि हम सतत विकास की ओर जाना चाहते हैं, हम यानी ग्रीन इकोनॉमी की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम अपना जो पर्यावरण है हमारा, हम पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। और ये जो संवेदनशीलता है, ये संवेदनशीलता केवल मुझे ऐसा लगता है कि केवल बौद्धिक स्तर से जो है, अगर हम इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के बारे में या पर्यावरण के विविध पहलुओं के बारे में हमारे पास सब लोगों के पास जानकारी बहुत सारी है, यानी बौद्धिक स्तर पर सूचनाएं आपके पास हैं, लेकिन इन सूचनाओं का तब तक कोई वास्तविक अर्थ नहीं है जब तक इसको क्रियाशील न बनाया जाए, यानी इसको एक्शन फॉर्म में न लाए। क्योंकि ये संकट ही इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि हम इसको एक्शन फॉर्म में हमने इसकी कटाई की है और हमने इसका जो है दोहन किया है। जरूरत भी है कि हमको दोबारा से उसी एक्शन फॉर्म में हमको फॉरेस्टिंग करने की, हमको जो है कंजर्वेशन करने के लिए जो है कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं जो एक्शन फॉर्म में हों, और एक्शन फॉर्म में जब होगा और हम उसके साथ इमोशन से जुड़ेंगे, भावनाओं से उसको जुड़ेंगे, पर्यावरण के साथ जुड़ेंगे, तभी हम पर्यावरण संरक्षण की बात जो है बेहतर रूप से कर सकते हैं। जब हम देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण की हम बात करते हैं, जागरूकता की बात करते हैं, संवेदनशीलता की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जैसा कि अभी मैडम ने भी चर्चा किया कि हम मानव और पर्यावरण के संबंधों को उजागर करने की बात करते हैं कि मानव और पर्यावरण के संबंध जो है किस तरीके से हों। इसके संदर्भ में यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो तीन विचारधाराएं जो है मूल रूप से जो है भारत या पूरी दुनिया में प्रचलित रही हैं। इसको हम एक डिटर्मिनिज्म के नाम से जानते हैं, निश्चयवाद के नाम से जानते हैं। दूसरी विचारधारा पॉसिबिलिज्म के नाम से जानते हैं, जिसको हम संभववाद कहते हैं। और तीसरी विचारधारा जो न्यू डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं, जिसको हम नव निश्चयवाद के नाम से जानते हैं। यानी पूरी दुनिया में यदि मानव पर्यावरण के संबंधों की चर्चा होती है तो इन्हीं तीन विचारधाराओं को आधार मानते हुए हम जो है आगे कार्य करते हैं। जब हम निश्चयवाद की बात करते हैं, जिसको जर्मन जो है जो भूगोलवक्ता थे रेडजल वगैरह ने उस पर काम किया और कहा कि जो ह्यूमन है, जो मानव है, वो क्या है, वो पर्यावरण का दास है, गुलाम है। यानी जो वातावरण की जो परिस्थितियां हमें सुपर पावर है, वो सुपर पावरफुल हैं, आप उसके सामने निष्क्रिय हैं, दास हैं, गुलाम जैसी स्थितियां हैं आपकी। यानी जो कुछ भी शक्ति है वो पर्यावरण के पास है। लेकिन जाहिर सी बात है कोई भी क्रियाशील समाज या कोई भी क्रियाशील व्यक्ति इस अवधारणा को वर्तमान समय में मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि केवल पर्यावरण ही शक्तिशाली है, मानव निष्क्रिय है, मानव जो है उसका दास है, ऐसा जो है संभव नहीं हो सकता। तो दूसरी एक विचारधारा हमारे सामने बनकर आई, जो है पॉसिबिलिज्म की विचारधारा आई, संभववादी विचारधारा हमारे सामने आई, जो इसकी बात कर रही है कि जो वातावरण है, वातावरण केवल मानव के सामने संभावनाएं व्यक्त करता है और मानव जो है सर्वशक्तिशाली है, वो सब कुछ चाहे तो कर सकता है। वो यहाँ तक क्या कर रहा है कि आप देख रहे हैं कि दुबई जैसे स्थान पर जो है समुद्र पे आर्टिफिशियल जो है लैंड बना, कृत्रिम द्वीप बना दे रहा है। हम ध्रुवों पर जो है केले के उत्पादन की बात करने लगे हैं, ध्रुवों पे हम चावल पैदा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो विज्ञान है, मानव की जो सोच है, मानव की जो क्रिएटिविटी है, उसको हम नकार नहीं सकते। जैसा कि जो है निश्चयवादी विचारधारा ने जो है अपनाया कि केवल मानव दास है, गुलाम है, ऐसा नहीं है। कि जो संभववादी विचारधारा, जिसको जो है फ्रांसीसी लोगों ने बड़ा काम किया उस पर, ग्लास ऑफ रूम्स में, वो कहते हैं भाई केवल जो है संभावनाएं प्रस्तुत करना जो है पर्यावरण का काम है, उसका हम कुछ संभावनाओं से बाहर भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने चर्चा किया कि भाई हम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या हम ध्रुवों पर हम केला उगा रहे हैं, चावल उगा रहे हैं, दुबई में हम जो है
आर्टिफिशियल जो है सब द्वीप बना दे रहे हैं। तो लेकिन वास्तव में प्रश्न ये उठता है कि क्या जो है ध्रुवों पर चावल उगाना और ध्रुवों पर जो है केले पैदा करना वास्तव में हमारे लिए कितना यूजफुल हो। तो एक तीसरी विचारधारा हमारे सामने आती है जो न्यू डिटर्मिनिज्म के नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि नौ निश्चयवादी विचारधारा, जो ग्रिफिथ टेलर ने इस पर बड़ा काम किया ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ये जो बात करते हैं कि भाई मानव की सिचुएशन ना तो ऐसी है कि गुलाम की है और ना तो ऐसी सिचुएशन है कि जो स्वामी की है, बल्कि बैलेंस की सिचुएशन है कि कुछ परिस्थितियों में एनवायरमेंट शक्तिशाली है, कुछ परिस्थितियों में हमारा जो मानव है वो शक्तिशाली है। तो आज पूरी दुनिया में जो बातें चल रही हैं, कॉन्फ्रेंस चल रही हैं, बैठकें चल रही हैं, वो किससे मोटिवेटेड है? न्यू डिटर्मिनिज्म से। कि नौ निश्चयवादी विचारधारा जो क्या किसकी बात कर रही है कि हम वातावरण और व्यक्ति के बीच हम एक कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाना चाहते हैं, जिससे हम अपना डेवलपमेंट भी करें और डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा जो पर्यावरण है, पर्यावरण को हम कम से कम जो है नुकसान पहुंचाएं, यानी सतत विकास जैसी चर्चा जो है मैडम ने किया। तो अब हम यदि भारतीय जीवन शैली को देखें तो भारत में वास्तव में जो पर्यावरण संरक्षण है वो भारतीय लोगों की जीवन शैली से जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्योंकि हम न केवल चेतन रूप से बल्कि अचेतन रूप से हम जो है पर्यावरण का संरक्षण करते हैं। जब हम चेतन रूप से देखते हैं तो हम देखते हैं कि भारत कोई भी ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस नहीं है या हम लोकल लेवल की बात करें कि चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे वो जो है राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे वो राज्य स्तर पे, किसी स्तर पे हो, भारत बैठकें भी कर रहा है, सारे कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहा है, सभी जगह अपना जो है मैक्सिमम आउटपुट गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर दे रहा है, तमाम दुनिया भर की रिपोर्टें जो है राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हो रही है। और साथ ही साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो काम कर रहा है, चाहे वो पेरिस समझौता हो, चाहे वो जो है कानपुर समझौता हो, सभी समझौताओं में उसका जो है स्थिति जो है बड़ी बेहतर है। और ये केवल चेतन रूप से नहीं, भारत में जो पर्यावरण संरक्षण है वो अचेतन रूप से भी जो है हमारे सामने आता है। हम देखते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हम जो है गाय को माता मानते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, सूर्य को जल अर्पण करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो है धरती को माँ के नाम से पुकारते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत में की जो जीवन शैली ही ऐसी है कि जो चेतन अचेतन रूप से हमारे पर्यावरण का संरक्षण का काम करती है। यहाँ तक कि जिनका जो पंच महाभूत हमारे जो है जिनसे हम कहते हैं कि मानव का निर्माण हुआ है, पंच महाभूत छिद जल पावक गगन समीर, उससे संबंधित हमारे यहाँ देवताओं का विधान है। यानी पृथ्वी की अगर बात करें तो, या हम जल की बात करें तो जल के हमारे वरुण देवता हो जाते हैं, पवन के हमारे जो है वायु की बात करते हैं तो पवन देवता का यहाँ विधान है, अग्नि की बात करते हैं तो जो है अग्निदेव का विधान है, आकाश की हम बात करते हैं तो इंद्र देवता का विधान है, तो धरती जब हम बात करते हैं तो धरती को हम माही। तो इस तरीके से देखते हैं कि हमारे यहाँ तो जो पर्यावरण संरक्षण है तो पर्यावरण संरक्षण चेतन अचेतन रूप से तो है ही, साथ साथ जो हमारे पंच महाभूत हैं, पंच महाभूतों के आधार पर हमें देवताओं का भी जो है हम उनका सम्मान करते हैं, उनके प्रति एक निष्ठा प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भारतीय जनमानस है, भारतीय जनमानस की जीवन शैली में ही कंजर्वेशन है, संरक्षण है, और संरक्षण पर्यावरण के लिहाज से है। जब हम दूसरी बात करते हैं कि और भी एकदम आगे चलते हैं तो जो हम जैन परंपरा की बात करते हैं, हम जब बुद्धिस्ट परंपरा की बात करते हैं, या उससे पहले हम वेदों की बात करते हैं तो वेदों में भी उसको उल्लेख करता है, भाई प्रकृति रक्षित रक्षिता की बात करते हैं। यदि हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तो प्रकृति हमारी रक्षा करता है। जब हम जैन दर्शन की बात करते हैं, जैन बौद्ध दर्शन की बात करते हैं तो उसमें हम जो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। जब हम अहिंसा की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि अहिंसा का मतलब ही क्या है कि हम किसी जीव जंतुओं को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, नहीं नुकसान पहुंचाएंगे, यानी किसी क्षेत्र में मैक्सिमम जो जीव जंतु होंगे वहां पर उपलब्ध होंगे। तो यही तो बायोडाइवर्सिटी है कि हम किसी क्षेत्र में हमारे पास जीव जातियों की बहुत अधिक विविधता हो, विविधता तब होगी जब उनका संरक्षण करेंगे, उनको नहीं मारेंगे। तो यानी यहाँ की जो मूल भावना है, मूल भावना में ये अहिंसा है। जब हम अपरिग्रह की बात करते हैं तो अपरिग्रह का सीधा सीधा सा मतलब होता है कि भाई हम आवश्यकता से अधिक जो है वस्तुओं को जो है अपने पास नहीं रखेंगे। तो वही बात तो हमारे महात्मा गांधी भी कह रहे हैं कि प्रकृति के पास व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सब कुछ है, लेकिन मानव की लालच को पूरा करने के लिए नहीं। यानी यदि हमारी आवश्यकताओं को हम सीमित रखें, अपनी व्यवस्थाओं को सीमित रखें, तो हमारे पास जो है पर्यावरण के पास बहुत कुछ सारी चीजें हैं। और हमारी ऐसी सोच रही है, हमारी ऐसी परंपरा रही है, जैनियों की परंपरा रही, बुद्धिस्ट की परंपरा रही, वेदों की ऐसी परंपरा रही, जो
जो है तमाम जो है सुरक्षा की बात करती है। या हम उस समय के शासकों की भी बात करें, अगर हम हर्षवर्धन की बात करें, सम्राट अशोक की बात करें, तो ये सारे लोग भी जो उस समय थे वो सारे राजकीय संरक्षण मिला हुआ था किसको, हमारे पर्यावरण को। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे वो तमाम सरोवरों का निर्माण करते थे, वृक्षारोपण का काम कराते थे, जो ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत ऐतिहासिक बहुत पुरातन बात है कि जिसका कोई इतिहास का उल्लेख नहीं। ये सारी चीजें आपके जो है रिटन फॉर्मेट में जो चीजें जो अवेलेबल है। हम उससे आगे चलते हैं तो मध्यकाल में शेरशाह सूरी का नाम सुनते हैं। तो शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्राइब जो है रोड बनाई, जो कहाँ से उधर बांग्लादेश से चलते हुए सीधे अफगानिस्तान काबुल तक पहुंच जाती है। तो जब वो ग्रैंड ट्राइब रोड जो है बनाया जा रहा था तो उस समय उसका सख्त निर्देश था कि हमारे जो जब हम सड़क का निर्माण करेंगे तो सड़क के निर्माण के आसपास किसी भी तरीके से पेड़ों का कटाव ना किया जाए। यदि कटाव किसी भी सूरत में किया जाता है तो उसके दोगुने वृक्ष, छायादार वृक्ष, जिसमें उसने बताया कोई उसने स्पष्ट रूप से बताया कि हमको आम लगाना है, हमको गोवा लगाना है, हमको जो है नीम लगाना है, किनारे किनारे जो है हमको वृक्षों को लगाना है। तो कितनी बढ़िया व्यवस्थाएं थी कि अगर हम कुछ काट रहे हैं तो हम कुछ दे रहे हैं। जो है दिक्कत तो तब शुरू हुई जब हम और आगे आते हैं तो हम आगे देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, जो है भारत पर जो है ब्रिटेन का कब्जा हुआ। तो फिर औद्योगिकरण, नगरीकरण के नाम पे हमने तमाम जो है फैक्ट्रियाँ एस्टेब्लिश की, नगरीकरण के रूप में हमने जो है वनों का विनाश किया, आसपास की चीज़ों को तबाह किया, बर्बाद किया। फिर धीरे धीरे पर्यावरणीय संकट जो है हमारे सामने आना शुरू हुआ। ये पर्यावरणीय संकट तो ऐसा है नहीं कि आज आप अगर वृक्ष काटें तो आज ही आपको समस्या देने लगेगा, तो धीरे धीरे इंक्रीमेंटल ऑर्डर में आपको जो परेशानियां पैदा करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अभी एक रिपोर्ट जारी किया है 2024 में ही। उसने क्लाइमेट रिपोर्ट 2024 दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 8 लाख सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कार्बन का स्तर 2023 में 420 ppm से ज्यादा चला गया। उसने जब हम पेरिस, दूसरी बात उसमें ये कही गई कि जो पेरिस कॉन्फ्रेंस हुआ था, पेरिस कॉन्फ्रेंस में 2015 में उसमें स्पष्ट रूप से वो बातें कही गई थी कि भाई कि हमारा जो वैश्विक जो है तापमान वृद्धि होगी वो 2% से जो है कम होना चाहिए। इसमें किसी भी कंडीशन में 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें हमको ऐसा लक्ष्य रखना है 1.5 सेल्सियस से ऊपर किसी तरीके से वैश्विक तापमान वृद्धि जो है नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जो लेटेस्ट जो आंकड़े आए उसमें 1.55 जो सेल्सियस जो है तापमान जो है वैश्विक तापमान में वृद्धि देखने को मिली है, जो कि चिंताजनक है। तो इस तरीके से देखते हैं कि हमारी जो पुरातन व्यवस्था थी, जो वैदिक व्यवस्था थी, जैनियों की व्यवस्था थी, जो है बौद्ध की व्यवस्था थी, मध्यकाल की भी व्यवस्थाएं ठीक थी। तो जब हम आधुनिक समय में आते हैं व्यवस्थाएं जो है पर्यावरण संकट वहाँ से हमको धीरे धीरे जो है परेशान करना शुरू करता है। और आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में जो है समझौते कर रहे हैं, पोलैंड जो है समझौते कर रहे हैं इस तरीके से। लेकिन ये सारी चीजें जब तक ब्रेन स्तर पर रहेगी, जब तक भावनाओं के स्तर पर, संवेदनशीलता के स्तर पर हम उस पर काम नहीं करेंगे, उसके प्रति जागरूक नहीं होंगे और एक्शन फॉर्म में नहीं आएंगे, तब तक हम वास्तव में पर्यावरण का संरक्षण नहीं कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि भारत की जो भारतीय सरकार है या जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने तमाम एक्ट बनाए। अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें तो जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन की रक्षा की बात करता है, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये चीजें कहा कि भाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन के संरक्षण में जो है स्वच्छ हवा और स्वच्छ जल का अधिकार शामिल है। यानी भारत की जो व्यवस्था है कि स्वच्छ जल और स्वच्छ वायु भारतीय लोगों का फंडामेंटल राइट है। बार बार सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन दे रहा है कि उनका फंडामेंटल राइट है, ये सभी व्यक्तियों को उपलब्ध होना चाहिए। आर्टिकल 48A की जब हम बात करते हैं उसमें भी जो है वनों की सुरक्षा की बात करते हैं, वन्यजीव संरक्षण की बात करते हैं। फिर आगे जैसे हम चलते हैं तो देखते हैं तमाम एक्ट हमारे यहाँ से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आ गया, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आ गया, जल संरक्षण अधिनियम जो है 1974 में आ गया, तो वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम जो 1981 में आ गया, जैव विविधता अधिनियम जो है 2020 में आ गया। यहाँ तक कि भारतीय संवेदनशीलता का तो स्तर यह है कि भारत में 2015 में ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित कर दिया गया कि ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित कर दिया जाएगा कि यदि पर्यावरण से संबंधित कोई मुद्दा होगा तो उसको हम नॉर्मल कोर्ट में न ले जाके हम ग्रीन ट्रिब्यूनल में लेके जाएंगे, जिससे उसमें त्वरित जो है वो समाधान उसका निकाला जाएगा। तो इस तरीके से जो भारतीय जो प्रयास है वो शुरू से ही मतलब वैदिक परंपरा से लेकर आज तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में हमने संवेदनशीलता का परिचय दिया है। और हालांकि अब जो कुछ चीजें हमारे अंदर, अभी देखिए वन रिपोर्ट जो है 2023 हमारे सामने आई है, जिसमें देखा गया कि
भारत का जो वृक्ष और वृक्षारोपण वनारोपण का जो भाग है वो लगभग 25.17% है, जो राष्ट्रीय औसत होना चाहिए जो है 33%, लेकिन वो 25.17% जो है आ गया है। अभी इसके पहले कुछ जो है, हालांकि पिछले डेटा से ये थोड़ा इंक्रीज हुआ है। तो और उसमें जो एक सबसे बड़ा जो डेटा हमारे सामने आया वो वनाग्नि की बात करते हैं, वनों में लगने वाली है, उसमें उत्तराखंड जो राज्य है वो सबसे ऊपर है। यानी अगर जो है रिकॉर्ड अगर 2023 का देखा जाए तो 2023 की जो रिपोर्ट आई है, 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया कि उत्तराखंड में वनों में लगने वाली आग लगभग 21,000 घटनाएं। तो यानी उत्तराखंड पहले जो है स्टेट जो वनों में आग लगने के मामले में सबसे ऊपर पे, सबसे हाईएस्ट पे है। दूसरी बात हम करते हैं कि और जो एक सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आ गया उत्तर रिपोर्ट में कि जहाँ पर हम जानते हैं भाई जो है एमपी में सबसे ज्यादा जो है वृक्षारोपण वनारोपण का जो क्षेत्रफल है सबसे ज्यादा है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा वनों की कटाई भी एमपी में हुई। यानी अगर वो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वहाँ है तो सबसे ज्यादा कटाई वृद्धि भी सबसे ज्यादा वहाँ पर, सबसे ज्यादा जो है कटाई जो है एमपी में हो रही। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि समय समय पर हमारे यहाँ पर्यावरण जो है एजेंसियां हैं वो रिपोर्टिंग का भी काम कर रही हैं और लोगों को अवेयर करने का काम कर रही हैं, तमाम एक्ट लाने का काम कर रही हैं। भाई इस तरीके से हम सुविधाएं लाएं जिससे हम पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो, पर्यावरण की रक्षा करें। और इसीलिए आज जरूरत पड़ती है रिन्यूएबल एनर्जी की बात हम कर रहे हैं, भाई सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं, हाइड्रो पावर की बात कर रहे हैं, जियोथर्मल एनर्जी की बात कर रहे हैं। अभी 2015 में जो है सौर एनर्जी के लिए अभी आप लोगों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा एक समझौता किया गया जिसको अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नाम से जानते हैं, जिसका भी गुड़गांव या जो है हरियाणा के आसपास जो है नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, वहाँ पर उसका जो है मुख्यालय स्थापित किया गया है कि जिसका जो मेन जो थीम है वो क्या है कि हम किस तरीके से भारत में सोलर एनर्जी जो है जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है और वो निःशुल्क। यदि हम उसको यूटिलाइज कर दें, यदि हम जो है तो निश्चित रूप से हम भारत की जो ऊर्जा की समस्याएं हैं वो जो हम परंपरागत जो स्रोत अपनाते हैं कि हमको पेट्रोलियम का दोहन करना है, हमको कोयले का दोहन करना है, नेचुरल गैस को जो पर बात करना है, तो हम अगर हम जो है कुछ करना है हमको तो हम सोलर एनर्जी की तरफ हम काम कर सकते हैं, विंड एनर्जी की तरफ काम कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम या हमारा समाज मुख्य रूप से जो विकसित देश हैं, विकसित देशों ने पर्यावरण के अवनमन का ज्यादा जो है बेड़ा उठाया है। आज जो है चीन को देखें या हम अमेरिका को देखते हैं तो इनका जो कार्बन उत्सर्जन का जो भाग है वो सबसे ज्यादा उनका भाग है। हालांकि भारत भी तीसरे स्थान पे आ गया है कि हम कार्बन उत्सर्जन में जो है तीसरे स्थान पे 8% हमारा योगदान रहा है, लेकिन अगर हम जो है पॉपुलेशन और गैदरिंग की नजर से देखें तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि भारत की स्थिति अभी भी इतनी खराब नहीं है जितनी खराब जो है विकसित देशों की है। तो निश्चित रूप से भारतीय संविधान भी इस तरीके का प्रोविजन कर रहा है, संविधान में इस तरीके के प्रोविजन भी हैं कि हम पर्यावरण के प्रति सचेत हों, संवेदनशील हों। निश्चित रूप से सरकारें अपना काम कर रही हैं, हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है कि हम पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हों। संवेदनशील जब तक हम नहीं होंगे, हमारी सूचनाएं हमको सारी चीज़ें पता है कि ये CFC है, ये है वो CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा जो बढ़ेगा इन्वायरमेंट में, तो उसकी सारी चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग होगी, सी लेवल बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ेगा तो हमारे जो छोटे छोटे जो आइस है उनको डूबने का खतरा बढ़ेगा, जो है तापमान धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन जब तक इनके प्रति हमको एकजुट होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करना होगा और साथ ही साथ सरकारें तो काम कर रही हैं, व्यक्तिगत स्तर पर जो है हम लोग किस तरीके से जल का संचयन कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान रख सकते हैं कि हम जल का संचयन किस तरीके से करें। हम जो है जो अनावश्यक जो है आप ट्रैफिकों पे देखिए जो है कि रेड लाइट लगी हुई है फिर भी जो है लोग गाड़ी स्टार्ट किए हुए रहते हैं। तो ऐसी चीज़ें मतलब हमारे अंदर जब तक सेंसिटिविटी नहीं आएगी, संवेदनशील नहीं होगी इन्वायरमेंट के प्रति, अपने संसाधनों के प्रति, तब तक हम जो है ना तो विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ सकते हैं, ना तो पर्यावरण के संरक्षण में अपना मूल योगदान दे सकते हैं। ज़्यादा समय में न लेकर मैं दोबारा एक बार आप लोगों से अपील करता हूँ और जो है या अपेक्षा रखता हूँ कि आप लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक होइए, संवेदनशील बनिए, केवल बौद्धिक स्तर पर नहीं भावनाओं के स्तर पर क्रियाशील बनिए, तभी पर्यावरण की वास्तव में सुरक्षा हो सकती है, तभी पर्यावरणीय जो संकट है, जो समस्याएं हैं, उससे निजात पा सकते हैं।
सिंह जी, आपने आपके विषय के बारे में विस्तार पूर्वक जो है और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण के जितने भी दुष्प्रभाव हैं उनके आपने जो है सामाजिक और इसके साथ ही आध्यात्मिक विभिन्न पहलुओं पे अपने विचार रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने जो है बहुत सही कहा कि मानव शैली में पारंपरिक जो है पर्यावरण के प्रति संरक्षण की भावना बहुत जरूरी है। मानव शैली क्योंकि जो हमारा जो भारत का जो कल्चर है वो एक डाइवर्सिटी का कल्चर है और इस कल्चर में जो है विभिन्न समुदायों का समावेश है और हम मतलब प्राचीन समय से ही जो है हम पर्यावरण के प्रति बहुत सचेत रहे हैं और हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने भी जो है पर्यावरण के प्रति बहुत एक सकारात्मक अपना पक्ष रखा है और आज भी हम जो है पर्यावरण के प्रति बहुत सचेत हैं। लेकिन अब आने वाले समय में हमें बहुत से जो है इसमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और जो दुष्प्रभाव इसके आगामी समय में आ रहे हैं और जो वर्तमान में हमें जो दिखाई दे रहे हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज एक सबसे बड़ा जो समस्या उभर के आ रही है जिसे हम आज के समय में देख रहे हैं। इस क्लाइमेट चेंज के जो दुष्प्रभाव है उनको हमें कम करना है। बिल्कुल आपने साथ सही कहा कि ये एक तरह से सभी नागरिक का एक नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि हम सब मिल करके जो है सामूहिक रूप से प्रयास करें और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपना जो जिम्मेदारी है उसको भली भांति निभाएं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सौरभ सिंह जी। और इसके बाद जो है मैं अगले हमारे जो वक्ता हैं मैं उनको इन्वाइट करता हूँ डॉक्टर गणेश चंद जी, विभागाध्यक्ष कॉमर्स विभाग से। और जो आपका टॉपिक है स्वस्थ पर्यावरण हमारी जिम्मेदारी। तो डॉक्टर गणेश चंद जी आपका मैं स्वागत करता हूँ। आप अपने विचार जो है आज के इसमें रखें। धन्यवाद। डॉक्टर मुकेश जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम में पंचासी महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर एस.वी. शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित अर्थशास्त्र विभाग से नोडल नमालिका के डॉक्टर मुकेश जी, शिक्षा शास्त्र विभाग से डॉक्टर सौरभ सिंह जी का, वाणिज्य विभाग से मेरे साथी श्री दीपक कुमार जी, संस्कृत विभाग से डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, कार्यालय से श्री महेश सिंह जी, कनिष्ठायक, आप सभी का मैं आज के इस विश्व पर्यावरण दिवस में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और साथ ही आप सभी को आज के इस दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज हम विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहाँ पर एकत्र हुए हैं। यह हर साल 5 जून को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है कि हमें प्रकृति की रक्षा करना, पर्यावरण को बचाने और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देना है। यह इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं पर्यावरण क्या है। पर्यावरण सिर्फ पेड़ पौधे नहीं है, इसमें हवा, पानी, जमीन, जानवर, पक्षी, इंसान और वे सभी चीजें शामिल हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद है और जीवन को संभव बनाती है। लेकिन आज इस पर्यावरण पर संकट मंडरा रहा है। आइए हम सभी आज के वर्तमान पर्यावरण की
वर्तमान स्थिति पर बात करते हैं। नंबर 1, मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, जंगल कट रहे हैं जिससे जानवरों का जीवन संकट में है। नदियां और झीलें प्रदूषित हो रही हैं, हवा में जहर घुल चुका है, मौसम बदल रहे हैं, कभी बहुत गर्मी हो रही है, कभी अचानक बाढ़ आ रही है, कभी अचानक सूखा हो रहा है, बर्फ पिघल रही है जिससे समुद्र का जलस्तर भी बढ़ रहा है। यह सब मनुष्य की लापरवाही का नतीजा है। ज्यादा पेड़ काटना, जरूरत से ज्यादा प्लास्टिक का यूज करना, बिजली का उपयोग करना और प्रकृति से अपना जुड़ाव भूल जाना, ये पर्यावरण पे आज संकट में है, संकट मंडरा रहा है। अब मैं आपके सामने आज इस पर्यावरण का जो महत्व है, और जब महत्व होता है तभी हम इस विषय पर बात करते हैं, और महत्व इसका बहुत अत्यधिक है। पर्यावरण हमारा घर है। हवा, पानी, पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु, ये सब मिलकर के हमारी पृथ्वी को सुंदर और जीवंत बनाते हैं। स्वच्छ हवा हमें सांस लेने के लिए, पानी पीने और खेती के लिए, पेड़ पौधे ऑक्सीजन और भोजन के लिए आवश्यक है। लेकिन क्या आपने सोचा है, अगर ये सब नष्ट हो जाए तो हमारा जीवन कैसा होगा? पर्यावरण के बिना हमारा अस्तित्व संभव ही नहीं। अब मैं हमारी जिम्मेदारी क्या है इसको बचाने की? आज के दिन हम इसकी भी शपथ लेते हैं। प्यारे सभी यहां पर उपस्थित महान भाव, छात्र छात्राओं, आप सभी हमारे देश का भविष्य है। पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है, लेकिन आप सबसे बड़ा बदलाव ला सकते हैं। छोटे छोटे कदमों में से हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आइए कुछ आसान उपायों पर हम बात करते हैं जिससे हमारा पर्यावरण संरक्षण किया जा सके। नंबर 1 इसमें है, पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करें। हर पेड़ ऑक्सीजन देता है और हवा को भी शुद्ध करता है। अपने महाविद्यालय, अपने स्कूल, अपने मोहल्ले में पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करें। नंबर 2, प्लास्टिक का उपयोग कम करें। कम से कम उसका प्लास्टिक का उपयोग अगर हम करते हैं, पर्यावरण कहीं न कहीं इसका संकट कम हो पाएगा। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन है। कपड़े के थैले का उपयोग करें और सिंगल यूज प्लास्टिक से बचें। नंबर 3, पानी और बिजली बचाएं। नल को बेवजह न चलने दें, बिजली की बर्बादी रोकें। जैसे पंखे और लाइट्स को बंद करना न भूलें। नंबर 4, कचरे का सही निपटारा करें। गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करें। रिसाइकलिंग को बढ़ावा दें। अपने आसपास साफ सफाई रखें। प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोगों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। आप सभी नई ऊर्जा और उत्साह है। आप अपने परिवार और दोस्तों के पर्यावरण के प्रति जागरूक कर सकते हैं। स्कूल में पर्यावरण क्लब बनाएं, महाविद्यालय में पर्यावरण क्लब बनाएं। नाटक और प्रदर्शनी के जरिए लोगों को जागरूक करें। छोटी छोटी चीजें जैसे कागज का दोबारा उपयोग करना सीखें। अपने दोस्तों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करें, प्रेरित करें, और ये बड़ा बदलाव ला सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, एक कविता के माध्यम से, प्रकृति हमें बिना शर्त देती है। प्रकृति हमें बिना शर्त देती है। क्या? फल, फूल,
छाया, पानी, हवा, सब कुछ। अब समय है कि हम उसे कुछ लौटाएं। आइए आज परण में हम हर साल पेड़ लगाएं। हम हर साल पेड़ लगाएंगे, हम पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। यही सच्चा सम्मान है हमारी धरती माता के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय प्रकृति, जय पर्यावरण। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के तो तमाम उपाय बताए। अब इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम नमानगंज के नोडल डॉक्टर मुकेश साहब से मैं निवेदन करता हूँ कि वो आएँ और पर्यावरण एवं आर्थिक विकास के अंतर संबंधों की व्याख्या करते हैं, हम सभी के समक्ष उपस्थित हों और किस तरीके से पर्यावरण और हमारे आर्थिक संबंध इंटरलिंक हो सकते हैं उस पर अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद डॉक्टर सौरभ जी। सबसे मैं जो है हमारे ऑनलाइन माध्यम से हमारे महान बहुत जुड़े हुए हैं। मैं अर्जुन दीक्षित जी का, श्रीमती मधु शर्मा जी का, सीमा मिश्र, आराधना खरे मैम का, भावना शर्मा मैम का, आप सभी का मैं जो है इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि अब जो है वक्ता के रूप में मेरे को जो है यहाँ पर बोलने का अवसर प्रदान किया गया है, तो जो मेरा टॉपिक है पर्यावरण और आर्थिक विकास में आंतरिक संतुलन। अब मेरे से पूर्व जो है जो वक्तागण थे, उन्होंने जैसे कि रोजा मैम ने जो है पर्यावरण और सतत विकास पर अपने विचार रखे। इसके अलावा जो है डॉक्टर सौरभ जी ने पर्यावरण संवेदनशीलता पर अपने विचार रखे। डॉक्टर गणेश जी ने जो है स्वस्थ पर्यावरण पे और हमारी जिम्मेदारी पे अपने विचार रखे। तो इसके साथ ही जो है ये एक बहुत जरूरी और बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है कि हम ये जानने का प्रयास करें कि आर्थिक विकास और पर्यावरण दोनों के बीच में क्या अंतर संबंध है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों चीज़ें जो हैं ये इनमें बहुत गहरा संबंध है। आज हम पर्यावरण डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं, पर्यावरण जो है ह्रास की बात करते हैं, तो इस जो डिस्ट्रक्शन, इस ह्रास में सबसे ज़्यादा जो योगदान है आज के समय में वो आर्थिक विकास की जो होड़ थी और लगी है, इसके कारण जो है पर्यावरण से बढ़ते हुए जो दुष्प्रभाव हैं उनका आज हम जो है उनका पूरा दृश्य आज हमारे सामने दिखाई दे रहा है। तो आर्थिक विकास और पर्यावरण दोनों को हम इससे पूरा मानते हैं। यदि आर्थिक विकास की गति को अगर हमें बहुत तेजी से बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं हमें इन्वायरमेंट के कुछ पहलू जो हैं उनसे हमें समझौता करना पड़ता है। और यदि अगर इन्वायरमेंट के कुछ पहलुओं को हमें बहुत ध्यान से रखना है, उनको आगे बढ़ाना है, तो फिर हमें कहीं ना कहीं आर्थिक विकास के मुद्दे पे जो है थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है। तो दोनों एक ऐसी कड़ी है जिसके लिए जो है दोनों के बीच में सामंजस्य और संतुलन होना बहुत जरूरी है। तभी जो है हम आर्थिक विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये जो संतुलन है दोनों के बीच में, जैसे कि अभी पहले भी जो है वक्ताओं ने कहा कि लगातार जो है सम्मेलन हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन हुए हैं, जिसमें कि इस ज्वलंत समस्या पे जो है सभी ने अपने अपने जो है विचार मंथन हुआ है और एक ठोस रणनीति बनाने पे एक पहल की गई है। लेकिन एक ठोस रणनीति जो बननी चाहिए थी आर्थिक विकास और इन्वायरमेंट के जो पहलू हैं उन पर, वो एक ठोस रणनीति जो है वो अभी भी जो है स्पष्ट नहीं हो पाई है। और इसके कारण है क्योंकि
जो विकसित देश हैं और विकासशील देश या अविकसित देश हैं, उनके जो हित हैं, उनके हितों में बहुत बड़ा टकराव है। और इसके कारण से जो है एक आम सहमति जो है इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय फोरम है इनके नहीं बन पा रही है। विकसित देशों की अगर हम बात करें तो 17वीं से और 18वीं सदी के दौरान विकास की जो होड़ चली थी, विकास का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण से इन देशों ने बहुत तेजी से विकास किया। इन देशों ने अपने यहाँ उपलब्ध संसाधन थे, चाहे वो भूमि हो, चाहे वो पर्यावरण से जितने भी संसाधन उनके पास थे, खनिज पदार्थ वगैरह, इन सब का उन्होंने 100% कैपेसिटी के साथ जो है दोहन किया, यूटिलाइजेशन किया। और इसके साथ ही जो है उन्होंने अविकसित देशों और विकासित देशों में भी जो है अपना जो है विकास का जो ये रोड मैप है वो तैयार किया और बहुत से FDI के द्वारा या इन्वेस्टमेंट के द्वारा जो है उन्होंने इन देशों में भी निवेश किया। तो एक तरह से वो समय था जब 18वीं सदी में विकसित देश जो है वो एक ऐसे ऑटोनॉम लेवल पे आ गए थे जहाँ पर कि उनको पर्यावरण से जो नुकसान है उसको उन्होंने इग्नोर किया और ज़्यादा से ज़्यादा जो पर्यावरण से प्रभावित होने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं उनको जो है एक्सपोर्ट कर दिया विकासशील देशों की तरफ। जैसे कि पहले प्लास्टिक से जितने भी पदार्थ थे वो US से जो है वो चाइना और अमेरिका, चाइना और इंडिया, इसके अलावा ब्राज़ील, इन देशों में पहले ये इम्पोर्ट होता बड़ी मात्रा में, लेकिन अब जो है धीरे धीरे इसमें कमी दिखाई दी जब से प्लास्टिक के बैन हुआ है, इसके बाद धीरे धीरे कम हुआ है। इसके अलावा जो शीशा लीड होता है, लीड जो है वो बहुत ज़्यादा घातक होता है प्रदूषण के लिए। अमेरिका में जो है टाइम स्क्रीन में इसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था और अमेरिका में जो है जब इसका प्रोडक्शन हुआ उस समय जो एक साइमन कुसरेट्स का एक थ्योरी है इन्वायरमेंटल कुसरेट्स वर्क, तो उसमें कहा गया है कि जब जो है कोई देश आर्थिक विकास की स्टेज में होता है, इनिशियल स्टेज में होता है, तो उस समय वहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है या पर कैपिटा जो GDP है वो बहुत कम होती है क्योंकि वो इनिशियल स्टेज में होता है। और फिर जैसे जैसे जो है वो आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे ग्रोथ स्टेज में जो है इकॉनमी आती है तो उसके बाद जो है उनकी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ने लग जाती है। तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है, जब इकोनॉमी में जो है ग्रोथ का स्टेज रहता है, एक ट्रांसफॉर्मिंग फेज में जब मूव होते हैं तो उस समय जो है जो पर कैपिटा इनकम कम होती है तो जो एनवायरमेंटल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो एनवायरमेंटल कॉस्ट कम होती है तो इसका मतलब एनवायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषित नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे फिर जो है आगे बढ़ती है, इकोनॉमी बूम होती है या फिर पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाती है, तो इन्वायरमेंटल जो कॉजेज हैं, इन्वायरमेंटल डिप्रेशन का जो रेट है वो भी बढ़ने लग जाता है। तो ये सिमोन कुजनेट्स ने जो है बहुत अच्छी एक हाइपोथेसिस का इन्होंने निर्माण किया था और उसमें इन्होंने कहा है। तो उसी समय जो है जो अभी मैं टील और शीशा की बात कर रहा था, तो जब वहाँ पर अमेरिका में बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन हुआ तो प्रोडक्शन जो हुआ तो उसके बाद जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है इन्वायरमेंटल जो कॉजेज हैं, इन्वायरमेंटल जो है क्षति बहुत ज़्यादा वहाँ पर हुई। लेकिन धीरे धीरे जो है उन्होंने क्या किया, इस तरह की जो इंडस्ट्रीज थी, जो प्रदूषित इंडस्ट्रीज थी, इन सब को जो है विकासशील या अविकसित देशों की जो है शिफ्ट कर दिया। क्या हुआ, उन्होंने जो है धीरे धीरे जितने भी इन्वायरमेंटल जो है इंडस्ट्रीज हैं, जो प्रदूषित इंडस्ट्री, उसके जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट है उसको शिफ्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो है जो एक दोनों कैटेगरीज के जो देश हैं इनके आपस में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है और जिस कारण से जो है जो पर्यावरण और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो एक सामंजस्य है वो एक बन नहीं पा रहा है। अब इसके लिए जो है प्रयास लगातार हो रहे हैं और इसमें जो है एक प्रयास इसमें हुआ था, जैसे कि पूर्व जो है हमारे मैडम ने जो है मैडम ने कहा ग्रीन GDP और ग्रीन इकोनॉमी, इसमें बहुत काम हुआ लेकिन ये भी जो है बहुत 100% लेवल पे ये काम नहीं हो पाया। जैसे कि ग्रीन GDP की बात की गई थी तो 1983 में जो है ग्रीन GDP को
इसको जो है स्टार्ट किया गया। और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि जो अभी वर्तमान में हम जो जीडीपी को जो ले रहे हैं, एक तरह से जो है इस जीडीपी में हम इकोनॉमी, प्रत्येक देश की इकोनॉमी की जो माप कर रहे हैं वो फिजिकल और सेवाओं के रूप में माप कर रहे हैं, जिसमें इन्वायरमेंटल कॉस्ट जो है वो इंक्लूड नहीं होती है। तो जो वर्तमान में जो विभिन्न देशों की जो रैंकिंग आती है, उस रैंकिंग में हम ये नहीं जान पाते हैं कि उस देश का जो है, अगर मान लो इंडिया जो है आपका 4 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच गई है, ये चाइना जो है वो करीब 23 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंच चुका है। तो उसमें एक्चुअल में जो है इन्वायरमेंटल कॉजेज क्या हैं, इन्वायरमेंटल कॉस्ट कितनी इंक्लूड हुई थी, पूरे जो है प्रोडक्शन से लेकर के, और प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज, जो 4 फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स में कितना जो है पर्यावरण को नुकसान हुआ है उसका एग्जैक्ट पता जो है ये वर्तमान जीडीपी नहीं दे पाती है। इसीलिए जो है ग्रीन जीडीपी की बात की गई है। ग्रीन जीडीपी में जो है ये क्लियर था कि उसमें हम जो एक्चुअल हमारे जो जीडीपी हम निकालते हैं उसमें से इन्वायरमेंटल कॉस्ट को जो है कैलकुलेट करके फिर हम एक्चुअल जीडीपी इसमें निकाला जाता है। लेकिन ये जो धारणा है, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, इन लोगों ने इस इनिशियल स्टेज में इसको अप्लाई किया था, लेकिन बहुत आगे ये इसको सस्टेन नहीं रख पाए। तो क्योंकि इसमें जो कुछ चुनौतियाँ इसमें आई, एक तो इसमें जो इसका मेजरमेंट है, इसका जो कैलकुलेशन है कि इन्वायरमेंटल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाए, वो एक जो है बहुत ज़्यादा खर्चीली प्रणाली, एक तरह से इसको हम कहते हैं, खर्चीली प्रणाली के कारण से, और इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स की, प्रोफेशनल की जो है इसमें आवश्यकता होती थी, जिस कारण से ये सिस्टम नहीं चल रहा है। इसके साथ ही जो है अगर हम देखें तो जो ग्लोबलाइजेशन है, 1983 के बाद जो ग्लोबलाइजेशन आया, वैश्वीकरण जो आया, उस वैश्वीकरण में जो है बहुत सी इन्वायरमेंटल, पर्यावरण के जो कारक हैं, पर्यावरण से होने वाले जो नुकसान है उनका भी जन्म दिया। एक तरफ जहाँ जो है प्रत्येक देश, विश्व के सारे देश एक दूसरे से कनेक्ट हुए, एक दूसरे से आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से जो है उनका एक इंटर एक्सचेंज हुआ, लेकिन साथ ही साथ जो है पर्यावरण के लिए भी जो है बहुत से घातक जो है कारक जो है उनका भी जन्म हुआ। जैसे कि एक पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो सप्लाई चेन का जो निर्माण हुआ, उस सप्लाई चेन से जो है बहुत सारी जो है उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण हुआ। तो जो उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण हुआ तो पूरी जो इकोनॉमी है, पूरा वर्ल्ड जो है वो उपभोक्तावादी हो गया, और उपभोक्तावादी होने के कारण हुआ कि डिमांड का जो लेवल है वो बहुत तेजी से बढ़ा, और जब डिमांड का लेवल जब तेजी से बढ़ता है तो फिर जो प्रेशर है वो आता है प्रोडक्शन पे, और प्रोडक्शन जब हम ज़्यादा करेंगे, उत्पादन का हिस्सा जब बढ़ाना अगर है तो 100% कैपेसिटी का मतलब कहीं ना कहीं हमें अपने पर्यावरण से जो मिलने वाले जो जितने भी खनिज पदार्थ हैं, जितने भी वनस्पति हैं, जितने भी जो है हमारे जल है, वन है, इन सब का दोहन हमें बहुत तेजी से करना पड़ेगा, क्योंकि उस डिमांड को पूरा करना है। तो इससे जो है बहुत से जो है इम्पैक्ट जो है देखने को मिले पूरे वर्ल्ड लेवल पे, जिसके लिए जो है वैश्वीकरण भी एक तरह से इसमें जिम्मेदार है। अब बात होती है कि जो सतत जो पर्यावरण और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इस तरह की जो चुनौतियां हैं, अब इसके आगे के जो है क्या प्रयास है, क्या इसमें हम कर सकते हैं, और पूरा जो वर्ल्ड लेवल पे जो जितने भी फोरम हैं, जितने भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हैं, जितने भी अर्थशास्त्री हैं, शिक्षाविद हैं, सब इस पर लगातार चिंतन मनन किया जा रहा है, और ऐसी गोष्ठियों के माध्यम से भी, ऐसे सम्मेलनों के माध्यम से भी जो है इसमें कई चीज़ें जो है इसमें निकल के आ रही है कि कैसे जो है हम दोनों को बीच में सामंजस्य स्थापित करें, इस तरह